हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। करंट अफेयर्स के ऑलरेडी 6 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जनवरी से, और आपका एग्ज़ाम होगा उससे 15-20 डेज पहले तक का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो कवर कर चुके हैं। अभी तक का लगभग सभी का कवर कर चुके हैं, और आगे भी आपके एग्ज़ाम तक जितना भी और करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा वो हम टाइम टू टाइम पे कवर करते रहेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको ये मेल कर दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश जैसे जो भी आपका मीडियम है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे कांटेक्ट करके और आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी। पहले अभी तक जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं उनमें क्या था कि हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनको अलग, साइंस एंड टेक का अलग कर रहे थे, स्पोर्ट्स पर्सन इन द न्यूज़ ये अलग कर रहे थे, लेकिन अभी इनको सबको एक साथ ही डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। और अभी इसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट है, जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसकी बात हो रही है सिलेबस में। लेट्स बिगिन। रेजांगला अभी ये चर्चा में है क्योंकि इसकी रिसेंटली 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसकी 60th एनिवर्सरी थी। रेजांगला देखिए, मैं आपको मैप में बता देता हूँ ये रेजांगला कहाँ पे है ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये गलवान रिवर है, और ये चांगला है। ये एक्चुअली जो लाइन है ये इसके चाइना के साथ है। जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये किसके साथ है? चाइना के साथ है। इसको रेजांगला या रेचिनला भी कहते हैं, इसको रेचिनला या रेजांगला कहते हैं। देखिए ये रहा रेजांगला क्या है? ये भारत में जो लद्दाख और चीन का जो ये स्पेंगुर लेक है उसके बीच में है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे एक पहाड़ी दर्रा है। तो देखिए ये लेक है स्पेंगुर, और ये भारत और चाइना के बीच लद्दाख में है। ये तो आपको ध्यान रखना है रेचांगला कहाँ पे है? LAC पे, भारत और लद्दाख, ये लद्दाख और चाइना की जो स्पेंगुर लेक है इसके बीच में है। आपने सुना होगा चुसुल मोल्दो रोड, चुसुल घाटी के ईस्टर्न साइड पे है। ये पेंगोंगसो लेक है। अब ये इसकी 60वीं वर्षगांठ थी। इसमें क्या हुआ था कि उस टाइम पे जब चाइना ने अटैक किया, 1962 के वॉर की बात है, उस टाइम पे जो 13th बटालियन थी, 13वीं बटालियन थी, उसकी जिम्मेदारी थी इसकी सिक्योरिटी की, रेचांगला की। और इस बटालियन में टोटल 117 सोल्जर थे। और इस जो ये लड़ाई हुई, चाइना ने जो ये अटैक किया, उसमें 110 इंडियन सोल्जर है शहीद हो गए थे। इसका जो लीडरशिप थी वो थे मेजर शैतान सिंह। उन्हीं को ये रेचांगला की जो सिक्योरिटी है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये बाद में उनको जो मरणोपरांत वीर चक्र वगैरह भी दिया गया था। तो रेचांगला का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा, चर्चा में था अभी। ललित बोरफुकान, ये पर्सन इन द न्यूज से क्वेश्चन है, टॉपिक है। ललित बोरफुकान ये चर्चा में थे। अभी इनकी 400वीं जयंती समारोह के मौके पे अभी रिसेंटली जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक थीम सॉन्ग जारी किया। ये कौन थे ललित बोरफुकान? ये आपने पढ़ा होगा, नहीं तो अहोम एम्पायर हुआ करता था, अहोम साम्राज्य, इसमें एक कमांडर थे। और यहाँ से जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है वो है ललित बोरफुकान किस राज्य से संबंधित थे? तो ये आसाम के थे। कौन से एम्पायर से संबंधित थे? अहोम एम्पायर से संबंधित थे, जिन्होंने मुगल ने जब आक्रमण किया था अहोम एम्पायर पे तो इन्होंने रोक दिया था, उनको मुगल्स को डिफीट किया था। और
यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट, ये ध्यान रखिएगा, ये अहोम एम्पायर और मुगल एम्पायर था उसके बीच में हुई थी ये बैटल ऑफ सरायघाट। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन, ये आर्टेमिस फर्स्ट मिशन है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो मिशन है ये नासा का है। अभी रिसेंटली नासा का जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम है उसने ये लॉन्च किया है। स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का ये पहला ये एकीकृत उड़ान परीक्षण है एक तरीके से, इसलिए चर्चा में भी है। और यहाँ से एक और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है आर्टेमिस 2 का। आर्टेमिस 2 है ये 2024 में 2024 में लॉन्च किया जाएगा और ये सिर्फ एक क्रू वाला मिशन होगा। इसमें एक ही क्रू होगा, एक ही क्रू वाला मिशन होगा। 4 सदस्य मानव दल होंगे इस मिशन का हिस्सा, यह आपको ध्यान रखना है। और बाद में आर्टेमिस 3 भी है जो मून के जो सदर्न पोल है उस पे भेजा जाएगा और उसमें पहली महिला और एक अश्वेत व्यक्ति को नासा भेजेगा। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने हैं। आर्टेमिस 2 है, आर्टेमिस फर्स्ट तो अभी लॉन्च किया है 2022 में, आर्टेमिस 2 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और आर्टेमिस जो 3 है, आर्टेमिस 3 मिशन, इसमें एक महिला को और एक जो अश्वेत व्यक्ति है उसको भेजा जाएगा चंद्रमा के सदर्न पोल पे। नासा के हैं ये। पूर्वी तिमोर, पूर्वी तिमोर, ये इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है, ये पूछा जाएगा जहाँ तक एग्जाम में इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है। अभी रिसेंटली क्या है कि आसियान, आपने सुना होगा आसियान, आसियान ने सहमति दे दी है इसको ईस्ट तिमोर को, पूर्वी तिमोर को आसियान में शामिल करने के लिए, आसियान का मेंबर सदस्य बनाने के लिए। और ये कौन सा नंबर का होगा, 11वां सदस्य देश हो जाएगा आसियान का जो ब्लॉक है उसमें। आसियान का जिनको नहीं पता है, आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक एसोसिएशन है। और इसकी स्थापना कब हुई है, यह एस्टेब्लिश हुआ है 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पे हुई इसकी स्थापना, बैंकॉक में, बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो अभी सदस्य देश हैं उनके नाम जरूर आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज आप ये टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं ये जरूर आप देखिएगा। अब पूर्वी तिमोर कहाँ पे है, आपके मन में आ रहा होगा कि इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे है, ताकि आपका ये पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे है, देखिए ये इसकी कैपिटल है दिल्ली। ये ईस्ट तिमोर, ये इधर इंडोनेशिया है और ये इधर ऑस्ट्रेलिया है। इसको मैप में आप और जरूर देखिएगा। इस पे 1976 में इस पे जो ईस्ट तिमोर है इस पे इंडोनेशिया ने कब्जा कर लिया था और इसमें काफ़ी लाखों लोग मारे गए थे। और फिर बाद में 1999 में इस पे प्लेबिसाइट हुआ, जनमत संग्रह यूनाइटेड नेशन ने करवाया और बाद में इसको इंडोनेशिया से अलग कर दिया गया। और 2002 में ईस्ट तिमोर को यूनाइटेड नेशन से अलग से मान्यता दी। एशिया का सबसे युवा लोकतंत्र, सबसे युवा देश जो है एशिया का वो यही है, ईस्ट तिमोर। जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का आता है, डेफिनेटली आता है। जो भी 2 कंट्रीज का, 3 कंट्रीज का, या जो भी नेवल एक्सरसाइज है, वॉर एक्सरसाइज, उनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कीन स्वॉर्ड, कीन स्वॉर्ड जो युद्ध अभ्यास है, ये चर्चा में क्यों है, ये किसके बीच में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किन 2 देशों के बीच में है। जो कीन स्वॉर्ड है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान,
इन दो देशों की जो आर्मी है उनके बीच में, अमेरिका की सेना और जापान में सेना नहीं है, एक्चुअली जापान में क्या है, सेल्फ डिफेंस फोर्स है, उसके बीच में ये प्रशिक्षण अभ्यास है। और इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो कीन स्वॉर्ड ये एक्सरसाइज है, ये एनुअल है या बायनुअल है, हाफ ईयरली है? तो देखिए ये 2 साल में एक बार होती है, ये 2 साल में एक बार होती है, और 1986 से ये आयोजित किया जा रहा है, ये युद्ध अभ्यास है जो। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, जो ताइवान में चाइना है वो अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, उसको देखते हुए ये एक्सरसाइज किया है जापान और अमेरिका ने। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट रहेगा। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार, यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज 2022, ये अभी रिसेंटली दिया है। ये किसको दिया है? ये पुरस्कार जो 2022 का जो एडिशन है, 2022 संस्करण जो है, ये किसने जीता है? ये जीता है फ्रांका माई सुलेम योंग, ये नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांका मा ई सुलेम योंग, फ्रांका माही सुलेम योंग, ये नाम ध्यान रखना, इनको मिला है ये एक्चुअली 1995 से दिया जा रहा है ये यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार। गांधी जी की 125वीं जयंती पे 96 में इसको पहली बार दिया था। और ये मदनजीत सिंह कौन है जिनके नाम पे दिया जाता है? ये पूर्व भारतीय कलाकार, लेखक, डिप्लोमेट है, जिन्होंने यूनाइटेड पीस कीपिंग में एज ए एम्बेसडर सेवा दी थी। और ये जिनको मिला है, ये एक पत्रकार हैं, फ्रांका मा ई सुलेम योंग, ये पत्रकार हैं, इनको मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये चर्चा में है। एक तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है जैसे क्रिकेट वगैरह में, वैसे ही फुटबॉल में होता है ये। और अभी एक इसमें कंट्रोवर्शियल था, वो जाकिर नायर, उसको भी इनवाइट किया है जो इंडिया में, उस पर बैन है, तो ये और भी चर्चा में हो जाता है। इसका शुरुआत तो हो चुका है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है यहाँ से, वो पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है। ये कतर में आयोजित किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कब तक चलेगा? ये 20 नवंबर से, 20 नवंबर 2022 से और 18 दिसंबर तक चलेगा ये टूर्नामेंट है जो। ये चर्चा में और भी इसलिए है क्योंकि ये पहला वर्ल्ड कप है फुटबॉल का जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? अरब जगत में हो रहा है, अरब कंट्रीज में पहली बार ये फुटबॉल का हो रहा है। और एशिया में पूछा जाए तो एशिया में, एशिया कॉन्टिनेंट में दूसरी बार हो रहा है। पहली बार ये जापान में, कोरिया में हुआ था 2002 में। अगर एशिया की बात करें तो 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जापान और कोरिया में हुआ था। उसके बाद से दूसरी बार ऐसा है जब ये अरब कंट्रीज में हो रहा है, एशिया में हो रहा है। इसकी जो फीफा है, इसकी स्थापना कब हुई है? फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। और इसमें 6 देशों के संघ है, उनको मिला के ये बना है। जो डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड वहाँ है। और इस फीफा का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पे है? ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ज्यूरिख में है, ज्यूरिख में है इसका हेडक्वार्टर। यहाँ पे स्विट्जरलैंड का कानून चलता है। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि पाकिस्तान ने अभी क्या किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली अभी किस कंट्री ने ये ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने का उस पर काम किया है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान का जो बैंक है, जैसे अपने आरबीआई है, वैसे वहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, पहले वहाँ की जो अपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट, उसमें अपील की कि ये ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली है जो नहीं होनी चाहिए, इसलिए बैन लगा रखा था।
अब इन्होंने कहा है कि जो इनका शरीयत है उसके हिसाब से ये लागू कर रहे हैं, और ये जो याचिका पहले दी थी इनके जो ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने इसको वापस ले रहे हैं, और अब ये देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली ले रहे हैं। जो देखिए देश चलाने के लिए ब्याज पे देश चल रहा है, और अब ये देश के लोगों को ब्याज नहीं देंगे। और ये किस आधार पे कर रहे हैं? इस्लामिक रूप से, नैतिक मानवता के आधार पे कि, और मुसलमानों को किसी भी प्रकार का ब्याज देने या प्राप्त करने से रोकती है ये प्रणाली। मतलब इसमें क्या होगा कि जो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको वो ना तो किसी से ब्याज ले सकते हैं ना किसी को ब्याज दे सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, पर्सन टू पर्सन हो, कोई इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। ये है इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखिए अभी रिसेंटली गुजरात में हुए थे राष्ट्रीय गेम्स, और अब ये जो है पांचवा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है, इसका आयोजन होगा ये मध्य प्रदेश में होगा। कब से कब होगा? ये होगा 31 जनवरी से और 11 फरवरी तक। 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक होगा इसका। इससे पहले जो हुआ था 2021 का, वो कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। हरियाणा में हुआ था 2021 का ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत का पहला निजी तौर पर डेवलप किया गया विकसित रॉकेट है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, पहली बात तो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया इसरो का जो लॉन्च पैड है उससे लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? विक्रम एस। ये आपको ध्यान में रखना है, विक्रम एस। ये एक्चुअली एक सीरीज है, विक्रम श्रृंखला है, जिसमें 3 रॉकेट हैं, विक्रम फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये मल्टी ऑर्बिट और इंटरप्लेनरी मिशन की अकॉर्डिंग आते हैं, और ये इसरो का है। कहाँ से लॉन्च किया है? ये विक्रम एस है, ये ध्यान रखना है। पहला निजी तौर पे जो डेवलप किया है, कहाँ से किया है? जो आंध्र प्रदेश है वहाँ से किया है, और आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। G20 शिखर सम्मेलन, ये 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए। एक तो G20 है, ये चर्चा में रहा है काफ़ी, और दूसरा है जो G20 अब होने जा रहा है। अभी G20 का प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया है। इससे पहले G20 जो हुआ है 2022 का, ये G20 हुआ है बाली में। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में, इसमें हुआ है। और अब इसकी अध्यक्षता है जो भारत के पास आ गई है। इसमें कौन कौन से देश हैं G20 में, ये आप जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है टॉपिक। तो इससे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कंट्री है G20 का मेंबर नहीं है। और भारत के लिए भी पूछा जाएगा, जो रेगुलर आपको करवा रहे हैं। भारत कब करेगा G20 का सम्मेलन? भारत में होगा ये सितंबर 2023 में होगा। इसका मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन करवाया टेस्ट सीरीज में इसका, जिसमें वो लोगो वेबसाइट जारी किया है, और इसकी थीम क्या है G20 शिखर सम्मेलन की, जो वसुधैव कुटुंबकम है, वो भी पूछा जा सकता है। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सब आपको सेंड कर देते हैं। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया है। डिजिटल शक्ति अभियान, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान है, ये किसने लॉन्च किया है। ये डिजिटल शक्ति अभियान का
4th एडिशन है और ये लॉन्च किया है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने लॉन्च किया है ये, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराधों की संख्या में अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए उनमें क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसके लिए ये डिजिटल शक्ति लॉन्च किया है। इसमें NCW के साथ अगर और पूछा जाता है, ऑप्शन दिया जाता है, तो इसमें मेटा, जो फेसबुक का है मेटा, वो भी इसमें सहयोग कर रहा है। साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा दोनों इसमें हेल्प कर रहे हैं NCW की क्राइम अगेंस्ट वीमेन कम करने के लिए। पेसा एक्ट क्या है? देखिए, अभी जो आदिवासी आबादी है उसके जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए ये किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। पंचायत एक्सटेंशन ये चालू किया, शेड्यूल एरियाज में लागू किया है। और अभी जो जनजाति दिवस गया है 15 सितंबर को, उस पे ये लागू किया है। ये आपको ध्यान रखना है। पेसा अधिनियम अभी रिसेंटली कहाँ पे लागू किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है 15 नवंबर को, क्योंकि उस दिन जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन बरखाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बरखाने क्या है? देखिए, जो रेगुलर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे हैं या जो टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा, अगर सीरियसली थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं तो उनको पता होगा ये क्या है। ये फ्रांस ने अभी अफ्रीका में लगभग एक दशक बाद, लगभग 10 साल के बाद ये फ्रांस ने ऑपरेशन चालू कर रखा था। कहाँ पे? अफ्रीका में। अफ्रीका में फ्रांस ने ऑपरेशन बरखाने शुरू कर रखा था। किस लिए शुरू कर रखा था? ये फ्रांस ने 2013 में शुरू किया था। और इस ऑपरेशन को जो अलकायदा से जुड़े इस्लामिक रेडिकल्स हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए ये फ्रांस ने शुरू किया था। और वो इसलिए किया था क्योंकि वो जो रेडिकल्स हैं अलकायदा से जुड़े हुए, उन्होंने माली पे अपना कंट्रोल कर लिया था। जो माली है अफ्रीका में, उस पे अपना कंट्रोल कर लिया था। और माली, नाइजर, बुर्किना फासो या चाड, इसमें है जो फ्रांस ने ये एक्शन शुरू किया अगेंस्ट द टेररिज्म। और लगभग 5000 फ्रांसीसियों को यहाँ पे तैनात किया था, इसको टेरर को, जो अलकायदा ऑपरेटेड था उसको ख़त्म करने के लिए। अब ये फ्रांस ने इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया है, पूरा एलिमिनेट करके। सो ये चर्चा में है, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन बरखाने। डे ऑफ 8 बिलियन क्या है? डे ऑफ 8 बिलियन, ये ऐसा आइडिया लगाया जा रहा था कि 15 नवंबर 2022 को जो पूरे वर्ल्ड है उसकी पॉपुलेशन 8 अरब हो जाएगी। 8 अरब पहुंच जाएगी पूरा जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये रिपोर्ट किसकी थी? वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट थी 2022 की, इसमें था। देखिए, 7 अरब के आंकड़े को ये पार करने में सिर्फ 11 साल लगे हैं। 7 से 8, 7 अरब से 8 अरब होने में 11 साल लगे हैं। तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है। नो मनी फॉर टेरर, ये सम्मेलन, ये अभी इसका जो एडिशन हुआ है 3rd एडिशन हुआ है। ये ध्यान रखना आपको। कहाँ पे हुआ है? ये इंडिया में हुआ है, न्यू दिल्ली में। इसमें अगर पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जा सकता है, इसका जो इससे पहले 2nd हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और इससे पहले जो पहला एडिशन हुआ था नो मनी फॉर टेरर का, ये 2018 में हुआ था पेरिस, फ्रांस में। पहला 2018 में पेरिस, फ्रांस में, दूसरा मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा एक कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था, अब हुआ है ये। भारत में होने वाला था 2020 में, लेकिन ये अभी हुआ है। इसमें ये जो NMFT है, इस पे फोकस दिया है ज़्यादातर। भारतीय जैविक डेटा केंद्र, भारतीय जैविक डेटा केंद्र क्या है?
इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया है, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने ये लॉन्च किया है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इसको बोलते हैं इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार है जैविक डेटा के अंदर। ये जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत का पहला है, इसलिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। और इससे रिलेटेड एक पूछा जा सकता है कंप्यूटिंग सुविधा कौन सी होगी, तो वो है ब्रह्म ये कंप्यूटिंग फैसिलिटी है इसमें। इसके बारे में आने वाले टाइम में और करवा देंगे, इसको पढ़ना इसके बारे में आप जरूर। ये IBDC क्या है, नहीं तो आपको इसके नोट्स सेंड कर देंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022, ये क्या है सिटीजन परसेप्शन सर्वे? इसमें देखिए जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उससे जुड़ा हुआ है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको पहली बार 2020 में आयोजित किया गया था, और अब ये 9 से और 23 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये जो होगा अभी 9 से और 23 दिसंबर 2022 तक, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। इसमें क्या होता है कि इस सर्वेक्षण में पूरे भारत में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों की राय ली है, उससे उनसे जो प्रतिबिंब करना, या लगभग 264 जो सिटीज़ है उनमें यह आयोजित किया जाएगा सिटीजन परसेप्शन सर्वे। और मेन क्या ध्यान रखना आपको इसके पीछे, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। HTT40 क्या है? HTT40 ये आपने पढ़ा होगा, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 है। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40, ये इतना ध्यान रखना आपको, जो गुजरात में हुआ था अभी डिफेंस एक्सपो 2022, उसमें ये जो ये है इसको लॉन्च किया है। ये एक स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर है। ये पहला है, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023, इसका क्वेश्चन आएगा, तो इसका क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इसमें अभी जो थीम है वो क्या है। ये है रूरल वॉस पार्टनरशिप द वे फॉरवर्ड, और ये ऑब्वियस है कि ये जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके अधीन आता है ये। इससे और कोई क्वेश्चन बनेगा करवा दिया जाएगा। कुआफू फर्स्ट है, ये चर्चा में है। कुआफू फर्स्ट ये क्या है? एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। ये एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी है। एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये चाइना का पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाइना का पहला सोलर टेलीस्कोप है अंतरिक्ष आधारित। ये एक्चुअली सूर्य का अध्ययन करेगा। चिंतन शिविर ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें है जो पहला तो ये पूछा जा सकता है कि चिंतन शिविर ये किससे रिलेटेड है। इसमें जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके होम मिनिस्टर, उनकी मीटिंग हुई है, उसको दिया ना है नाम चिंतन शिविर। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता जो केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने की है। और इसमें एक चीज़ जो निकल के आई है वो ये था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई 1 नेशन 1 पुलिस यूनिफॉर्म, एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी, ये इस पे चर्चा में रहा है। तो ये चिंतन शिविर का ध्यान रखना आपको, ये हरियाणा में हुआ है। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, आपका रूटीन बना रहेगा, आपको टू द पॉइंट टेस्ट मिलते रहेंगे।
ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये किसने लॉन्च किया है, तो जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने लॉन्च किया है। दूसरा, ये किसके लिए है, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, शनि का जो बिगेस्ट लार्जेस्ट मून है वो कौन सा है, टाइटन। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, उसका स्टडी करने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। अभी लॉन्च नहीं किया है, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। ये 2027 में ये लॉन्च किया जाएगा, अमेरिकन एजेंसी नासा इसको लॉन्च करेगी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कौन लॉन्च करेगा, किस लिए लॉन्च करेगा, कब लॉन्च करेगा। ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये एक टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन करवाया हुआ आपको। ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट है, काफ़ी लोकप्रिय है और इसको गवर्नमेंट ने अभी बैन कर दिया है। ये क्या है कि जो चौड़ी पत्ती या पौधे हैं, घास, उनको मारने के लिए, सपोज कोई पेड़ बहुत लंबा हो रहा है उसको कम करने के लिए, या कोई बहुत ज़्यादा घास है उसको कम करने के लिए ग्लाइफोसेट का यूज लिया जाता है। जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे या घास, उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने इसका बैन कर दिया है। एक्चुअली क्या है कि जो HTBT है, कपास, उसके लिए इसका काफ़ी यूज होने लग गया था और वो डेंजर था, इसलिए गवर्नमेंट ने अब बैन कर दिया ग्लाइफोसेट को। वनवेब, वनवेब क्या है, देखिए अभी आपने सुना होगा कि इसरो ने एक साथ 36 ये रॉकेट लॉन्च किए हैं, 36 जनरल वन लो अर्थ ऑर्बिट। वो इंडिया ने अभी 2022 में ही लंदन बेस्ड एक उपग्रह संचार कंपनी है वनवेब, ये लंदन की एक कंपनी है उपग्रह संचार उपग्रह से संबंधित। उसने और इसरो की जो कमर्शियल विंग है, वाणिज्य शाखा, न्यू स्पेस इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप की है और ये 36 जो रॉकेट लॉन्च किए हैं इसरो ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वनवेब का। ये ठेकेदार एक तरीके से। मिशन लाइफ, मिशन लाइफ यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि मिशन लाइफ की चर्चा G20 में भी की है प्राइम मिनिस्टर ने, और जो UN के हैं सेक्रेटरी जनरल, वो भी आए थे जब ये गुजरात में लॉन्च किया है अभी ये मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नीति आयोग ने इसकी अवधारणा की है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहाँ से शुरू किया है मिशन लाइफ, गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ से इसकी शुरुआत की है। किसने किया है, ये किसका है, नीति आयोग का है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका पहली बार जिक्र कब किया था, इसका पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था COP26 में, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी COP26, उसमें किया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है COP26 कहाँ हुआ था। ये COP26 है जो सभी को पता होगा, ग्लासगो में हुआ था। तो इससे 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मिशन लाइफ से, आप इसको ध्यान रखिएगा। या यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का अभी एक 75 सूत्री एजेंडा है, वो क्या है। 75 पॉइंट फॉर्मूला, 75 पॉइंट एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है। भारत सरकार ने ये मिशन लाइफ के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है। 75 पॉइंट एजेंडा है जिसको मिशन लाइफ नाम दिया है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टेस्ट सीरीज में और कवर कर लेंगे, बाकी तो आपको करवा दिया है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का। तो ये कहाँ से लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये परमाणु कैपेबल मिसाइल है, एटॉमिक मिसाइल, और इसकी ये एक सीरीज है जो लॉन्च की है। इसका ये अभी रिसेंटली तीसरा परीक्षण है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का। कहाँ से किया है, ये ओडिशा में जो है व्हीलर द्वीप, वहाँ से किया है।
टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज। ये टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज क्या है? टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज है, पूछा जाएगा कहाँ हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। किस किस के बीच हुआ है ये एक्सरसाइज? ये यूएसए और जो इंडियन आर्मी है उसके बीच हुआ है। भारतीय सेना और यूएसए के जो सेना है उसके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। और ये किससे रिलेटेड है? ये जो साइक्लोन वगैरह हैं उससे राहत पहुंचाने की प्रैक्टिस है ये। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है? ये इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सार्वजनिक परामर्श के लिए, सार्वजनिक परामर्श के लिए ये पहला मसौदा है जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे तैयार किया है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, सार्वजनिक परामर्श। दूसरा जो ध्यान रखना है आपको, एनसीआरएफ, ये क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये किसने जारी किया है? ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, उसने ये जारी किया है। इसमें से जो और कोई क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाएगा, तो इसमें कौन कौन से मेंबर शामिल है, क्वेश्चन दे दिया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है या शामिल है। तो देखिए इसमें यूजीसी, एआईसीटीई या फिर आपका सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सभी इसमें शामिल है। और ये जो है ये 5th क्लास से और पीएचडी तक का जो सिलेबस है उसमें लागू होगा है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। और इसमें जो जितना सीखेगा, कितने घंटे सीखा है उसने, उसी के आधार पर क्रेडिट दिया जाएगा। इसमें जैसे किसी ने 30 आवर्स के लिए सीखा है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा। इसमें जो क्रेडिट लैब वर्क है, स्पोर्ट हो गया, इनोवेशन हो गया, योगा हो गया, सोशल वर्क हो गया, या एनसीसी का फील्ड विजिट, ये इस तरीके के काम हैं। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक्सरसाइज प्रस्थान। एक्सरसाइज प्रस्थान है, कहाँ हुआ है? ये जो कृष्णा और गोदावरी बेसिन है वहाँ पे हुआ है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये अभ्यास है। इसमें एक्चुअली जो ओशियन सिक्योरिटी है, समुद्री सुरक्षा, उससे जुड़ा हुआ है ये। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कृष्णा गोदावरी बेसिन ये पढ़ लीजिएगा, एक डेल्टा मैदान है, आंध्र प्रदेश और बंगाली खाड़ी के आसपास का जो एरिया है वो है। जो ओलिव रिडलिव टर्टल्स हैं उनके लिए भी ये फेमस है। और ये हर 6 महीने में आयोजित किया जाता है। सुरक्षा अभ्यास है, एक्चुअली इंटरनल है ये, इसमें ऐसा नहीं है कोई दूसरे देश ने पार्टिसिपेट किया है, ये हमारा ही है। जैसे ओएनजीसी हो गया, रिलायंस हो गया, वेदांता हो गया, या और तेल ऑपरेटर जो हैं वो समुद्री सुरक्षा में शामिल, उनकी भागीदारी देख के। और ये समुद्री पुलिस, एक तो जो समुद्री पुलिस है और दूसरा जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, मत्स्य विभाग, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। पीएम डिवाइन, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पीएम डिवाइन क्या है? अभी रिसेंटली सेंट्रल कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है, इसको फाइनल कर दिया है, यह लागू हो जाएगा। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। पीएम डिवाइन यही है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट फॉर, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या है, जो बजट में जो घोषणाएं की है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, पूरे के लिए, अब वो सभी घोषणाएं इसमें आ जाएंगी। जो प्राइम मिनिस्टर ये डेवलपमेंट इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इनकी बात हो रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके
और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो अभी आप रेगुलर एक टेस्ट भी करते हैं तो भी आपको 100% इसका बेनिफिट मिलेगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ये देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं CJI। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, देखिए ये चर्चा में इसलिए भी है, इनके फादर थे YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़ है जो 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और ये हैं 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनके फादर 1978 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे और इन्होंने अभी जो इनका टेन्योर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन्होंने, इनके फादर ने जो फैसले किए थे वो चाहे निजता का अधिकार हो, राइट टू प्राइवेसी, वो फैसले इन्होंने पलट दिए अपने जो फादर थे उन्हीं के। और जो इमरजेंसी लगी थी देश में, आपातकाल, उसमें राष्ट्रपति का जो आदेश था कि देश में इमरजेंसी लगाई जाए 1975 में, और उस टाइम पे CJI चंद्रचूड़ इनके फादर और 5 जज की बेंच थी, वो उसमें से 4 जज थे और एक CJI थे चंद्रचूड़। ये इनके जो फादर रहे हैं YV चंद्रचूड़, वो शामिल थे उस फैसले को बरकरार रखने में कि राष्ट्रपति ने जो इमरजेंसी लगाई वो सही लगाई है। इनका जो देखोगे आप, DY चंद्रचूड़ जो फिर 50वें CJI बने हैं, इच्छा मृत्यु हो, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश हो, समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना हो, या अबॉर्शन का अधिकार हो, हदिया का मामला हो, या मेडिकल कॉलेज के इशू हो, या फिर जो आप देखते होंगे आज जो सिनेमा हॉल है, पिक्चर हॉल, वहाँ पे जो मूवी शुरू होती है उससे पहले नेशनल एंथम बजाया जाता है, वो सारे मामले इन्हीं से जुड़े हुए थे। इन्होंने ही ये सारे बड़े मामले हैं, इनकी सुनवाई की है और इनको फाइनल तक पहुंचाया है इन्होंने, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। आगे कोई और करंट अफेयर से रिलेटेड बनेगा तो आपको करवाया जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको ये सेंड कर दिया जाएगा, आप अपने ईमेल चेक कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।